Hello everyone. It is the second lecture of P block elements group 15 यानी नाइट्रोजन फैमिली। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो आओ आगे स्टार्ट कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 यानी नाइट्रोजन फैमिली, जिसके मेंबर क्या थे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। ठीक है ना। और ये रहेंगे इसके सिंबल। तो ट्रिक क्या थी? नेहा, पूजा, आशा सब लगाती बिंदी। ठीक है, तो ऐसे इनकी ट्रिक रहेगी फिर। तो अब कर लेते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन के ऊपर। तो आपको पता है नाइट्रोजन एग्जिस्ट करती है N2 की फॉर्म में और बाकी सभी P4, AS4, sp4 और Bi की फॉर्म में। यानी ये सभी क्या होते हैं भाई? सॉलिड फॉर्म में होंगे। यानी डाउन दी ग्रुप सॉलिड फॉर्म इंक्रीज करती जाती है। यानी ये वैक्स सॉलिड होती है और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? गैसियस फॉर्म में। दूसरी बात कर लेते हैं एटॉमिसिटी पे। तो इसकी जो एटॉमिसिटी होती है वो कितनी होगी? 2, इसकी 4, 4, 4 और 4। तो ये चेंज क्यों आता है? तो ये किस पे डिपेंड करता है? केमिकल रिएक्टिविटी के ऊपर। अब जो नाइट्रोजन है वो क्या होती है अभी? लेस या वेरी लेस रिएक्टिव होती है। अब यही क्वेश्चन कर लेते हैं कि नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव क्यों है? यानी ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का साइज क्या होता है? स्मॉल है। ठीक है, नाइट्रोजन का साइज होगा स्मॉल और उसकी जो सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होती है? वीक होगी। ठीक है, और जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी लास्ट में? वो थी, देखो, 2s2 2p3 थी। यानी 5 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट सेल के अंदर। तो इसके अंदर कोई भी डी वैकेंट नहीं होता, यानी इसके आगे कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा। तो पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है। और नाइट्रोजन का साइज क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है। अब जिस वजह से पहले कर लेते हैं भी नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करती है, क्यों एग्जिस्ट करेगी? अब देखो, नाइट्रोजन N2 होता है भाई। ठीक है, स्मॉल साइज है। अब दूसरा जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, सेम दूसरा मॉलिक्यूल, ये दोनों क्या है? स्मॉल साइज के हैं। तो स्मॉल साइज की वजह से इनके बीच में जो वंडरवाल फोर्स है, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्यों अटैच होता है? ड्यू टू वंडरवाल फोर्स, यानी वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अब इनका साइज क्या है? स्मॉल। तो वंडरवाल फोर्स क्या होगी? लेस होगी इसके बीच में। जैसे आप डाउन दी ग्रुप जाओगे साइज इंक्रीज करेगा। तो जैसे साइज इंक्रीज करेगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? इंक्रीज होगी। जिस वजह से अगर पहला आपका गैसियस स्टेट में, तो बाकी किस में एग्जिस्ट करेंगे? सॉलिड स्टेट के अंदर। क्योंकि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करती जाती है विद इंक्रीजिंग साइज की वजह से। ओके, अब बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी की। तो ये लेस या वेरी लेस रिएक्टिव होता है। डाउन दी ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज करती जाती है। क्यों? अब देखो, नाइट्रोजन के अंदर क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और बाकियों के अंदर क्या होता है? सिंगल बॉन्ड है। जैसे P4 कैसे एग्जिस्ट करता है? वो ऐसे एग्जिस्ट करेगा, यानी सिंगल बॉन्ड होता है उनके बीच में। ठीक है ना। ये P4 की फॉर्म है, यानी सॉलिड फॉर्म। वैक्स सॉलिड होता है। ये दोनों क्या है आपके पास? ये दोनों होती है नॉन मेटल। ये दो क्या होते हैं? मेटलॉइड। और ये क्या होगी? मेटल, यानी पुअर मेटल होती है। ओके, अब देखो, इसमें सिंगल बॉन्ड है बट इसके अंदर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अब ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या होगी? हाई होगी। यानी इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी या एनर्जी क्या होगी? हाई आ जाती है अभी। तो जिस वजह से ये क्या होगी? लेस रिएक्टिव होगी। क्योंकि 3 बॉन्ड को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होगा? थोड़ा आसान होता है। इस वजह से ये क्या होंगे? लेस रिएक्टिव नाइट्रोजन। और बाकी क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव होते हैं। किसकी वजह से? बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी की वजह से। क्योंकि नाइट्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी हाई होगी और बाकियों की लेस होती है भाई। ओके, देखो नेक्स्ट। उसके बाद कर लेते हैं इसके साथ जो नाइट्रोजन के अंदर है वो बॉन्ड हो गए पी पाई। क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर कौन पार्टिसिपेट करेगा? पाई। यानी इसके अंदर पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। क्योंकि इसके अंदर डी तो होगा नहीं, बट बाकी जितने भी एलिमेंट है उनके अंदर क्या होता है? जैसे यहाँ 3D 0 होता है, यहाँ 4D 0 होगा, 5D 0 एंड सो ऑन। तो डी की वजह से यह सभी के अंदर फॉर्मेशन आएगी पी पाई और डी पाई बॉन्ड की।
यानी नाइट्रोजन अकेला पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन देता है और बाकी सभी पी पाई फॉर्मेशन देते हैं। तो पी पाई बॉन्ड थोड़े स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं पी पाई के कंपेयर में। ओके, तो ये सभी रीजन होते हैं भाई, मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी की शो करता है नाइट्रोजन। आप बोल सकते हैं स्मॉल साइज की वजह से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता नाइट्रोजन के पास। ओके, अब नेक्स्ट कर लेते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्राइड, हाइड्राइड का मीनिंग क्या होगा? हाइड्रोजन से रिएक्शन करना। तो जैसे ग्रुप 15 हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो हाइड्राइड की फॉर्मेशन देता है। जैसे सबसे पहले क्या होगा? NH3, उसके बाद PH3, उसके बाद क्या होगा? ESH3, उसके बाद क्या होगा? SbH3 और उसके बाद क्या होगा? BiH3। तो पहले को बोला जाता है अमोनिया, तो ये क्या होगा? अमोनिया होगा भाई। और इसके बाद सभी जो नेम के पीछे आइन लग जाता है भाई। तो जैसे फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस को बोला जाता है फॉस्फराइन, ठीक है ना, या फॉस्फाइन, ये होगा भाई। उसके बाद ASH3 को बोला जाता है, आइन लगा देना नेम के पीछे, तो लास्ट लिख देता हूँ मैं बिस्मिथाइन, मिथाइन। तो ये क्या है? हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15, NH3, PH3, ESH3, SbH3, BiH3। अब देखो सबसे पहले कर लेते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? कितने बॉन्ड पेयर हैं? देखो नाइट्रोजन है तो एक लोन पेयर आएगा और 3 क्या है इस पे? बॉन्ड पेयर, क्योंकि आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, तो 3 तो ये बॉन्ड में चले गए, ऊपर क्या आएगा? एक लोन पेयर है, यानी 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। तो कितने आ गए? 4Z की वैल्यू, तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा ये। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री क्या आएगी इसकी? तो ज्योमेट्री आती है इसकी टेट्राहेड्रल, तो ज्योमेट्री रहेगी इसकी टेट्राहेड्रल। और जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या आएगी इसकी? पिरामिडल, ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर रहेगी पिरामिडल। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो EH3 की फॉर्म में है, ठीक है ना। तो जितने भी हाइड्राइड हो गए वो सभी क्या होते हैं? कोवैलेंट नेचर के होते हैं भाई। तो ये सारे कोवैलेंट हाइड्राइड होते हैं, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, तो इसका मतलब कौन से हाइड्राइड हो गए? ये कोवैलेंट हाइड्राइड होते हैं भैया। ओके, अब EH3, E क्या होगा यहाँ? ठीक है ना, तो ये E हो गया इसके अंदर। ओके, तो अब कर लेते हैं इनमें बॉन्ड एंगल की बात। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बॉन्ड एंगल पे, ठीक है। अब देखो बॉन्ड एंगल, हमेशा कहीं भी बॉन्ड एंगल का आपके पास क्वेश्चन आता है तो चेक करो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसका बॉन्ड एंगल हमेशा क्या होता है? हाई होता है भाई। अब देखो नाइट्रोजन क्या है? सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बॉन्ड एंगल किसके पास सबसे ज़्यादा होगा? NH3 के पास, यानी अमोनिया के पास होगा। अब देखो डाउन द ग्रुप जाओगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि सेंट्रल एटम है जो, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती जाती है। तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है, ठीक है ना। हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 के अंदर डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। देखो इसका रीजन क्या है? आप याद रखने का तरीका रहेगा, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी वह बॉन्ड एंगल क्या होता है? हाई होता है भाई। ओके, अब देखो कैसे डिक्रीज करता है, इसके कई रीजन बोल सकते हो आप। जैसे आपके पास लोन पेयर है, ये H और ये क्या है? H है, ठीक है। एक लास्ट में ड्रा कर लेता हूँ, बिस्मिथ, सेम लोन पेयर रहेगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगी, बट बॉन्ड एंगल का फर्क पड़ जाता है साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। जैसे आपने स्टडी किया होगा, देखो अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन, यानी आपने स्टडी की है सबसे हाई क्या होती है? लोन पेयर रिपल्सन, ठीक है ना, लोन पेयर रिपल्सन। उसके बाद होती है बॉन्ड पेयर लोन पेयर। देखो लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन,
सबसे ज़्यादा हाई कौन सी रिपल्सन होती है? लोन पेयर, यानी लोन पेयर के ऊपर रिपल्सन क्रिएट करता है। उसी तरह एक लोन पेयर दूसरे बॉन्ड पेयर पे रिपल्सन क्रिएट करता है। उसी तरह बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर भी क्या करता है? रिपल्सन क्रिएट करता है। सबसे हाई होती है लोन पेयर रिपल्सन, और फिर ये डिक्रीज होती जाती है इस वे से। ओके, अब देखो, अब यहाँ क्या है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और जिसका साइज क्या है? स्मॉल है। अब स्मॉल साइज की वजह से क्या होगा? जो ये लोन पेयर इसके नज़दीक लाई करते हैं, तो जिस वजह से ये लोन पेयर इसके ऊपर रिपल्सन क्रिएट करेंगे इस साइड। सेम इसका जो साइज है बिस्मिथ, तो ये क्या है? हाई साइज का, जिस वजह से लोन पेयर काफ़ी दूर लाई करते हैं, और वो लोन पेयर क्या करेंगे? इस वे से आप रिपल्सन क्रिएट करेंगे यहाँ। तो हाई साइज होगी जिस वजह से हाई रिपल्सन क्रिएट करते हैं। अब नाइट्रोजन के केस में ये लेस रिपल्सन क्रिएट करेंगे, यानी यहाँ जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन है वो क्या होगी? लेस होगी। और यहाँ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, यानी लोन पेयर बॉन्ड पेयर के ऊपर रिपल्सन लगाएंगे, वो क्या होती है? हाई होती है अभी साइज की वजह से। इसको ऐसे समझो जैसे आपके पास ये बॉन्ड है, ठीक है ना? तो ये बॉन्ड पेयर है आपके पास। अगर मैं यहाँ से दबाता हूँ, देखो थोड़ा मुश्किल से दबेगा, अगर इस साइड से दबा देता हूँ तो क्या होगा? बॉन्ड एंगल काफ़ी छोटा हो जाता है। तो सेम ये, क्योंकि स्मॉल साइज है नाइट्रोजन, जिस वजह से बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर काफ़ी नज़दीक लाई करते हैं, जिस वजह से यहाँ फोर्स क्रिएट करेंगे, रिपल्सन फोर्स। बट इसका साइज क्या बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिस वजह से लोन पेयर काफ़ी ऊपर लाई करते हैं, और वो क्या करेंगे? यहाँ फोर्स अप्लाई कर देते हैं, जिस वजह से साइज क्या हो जाता है? छोटा बॉन्ड एंगल का। तो आप ऐसे बोल सकते हो इसको कि यहाँ जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन लेस होती है, और यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर के ऊपर जो रिपल्सन है वो हाई होगी, जिस वजह से एंगल क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है भाई। ओके, लेकिन याद रखने का तरीका हमेशा ये रहेगा कि जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका बॉन्ड एंगल हमेशा क्या होगा? हाई होता है भाई। ओके, अब देखो भाई नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक कर लेते हैं हाइड्राइड की, ठीक है ना? तो ये थे हाइड्राइड आपके पास। अब इनकी कर लेते हैं करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड। तो देखो भाई, सबसे पहले फर्स्ट करैक्टरिस्टिक कर लेते हैं बेसिक करैक्टर, ठीक है? फर्स्ट करैक्टरिस्टिक क्या रहेगी? बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिक करैक्टर, ठीक है ना? तो बेसिसिटी कैसे चेक करते हो आप इन हाइड्राइड की, यानी हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली? तो उसमें देखते हैं हम लोन पेयर, क्योंकि इनके सभी के पास क्या है? लोन पेयर है। तो जो लोन पेयर डोनर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस, यानी जो इजीली लोन पेयर डोनेट कर देता है। अब देखो यहाँ अमोनिया है, तो अमोनिया क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जिस वजह से साइज क्या इसका? स्मॉल है। तो यानी सभी के पास एक एक लोन पेयर है। अब लोन पेयर देखो, अब इसके ऊपर क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, क्योंकि स्मॉल साइज है। देखो नाइट्रोजन क्या है? काफ़ी स्मॉल साइज का है न्यूक्लियस, और ये इसके ऊपर पड़े हैं लोन पेयर, ठीक है? सेम हम लास्ट को ले लेते हैं बिस्मिथ। तो इसका साइज क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा हाई होगा भाई, ये न्यूक्लियस है सेंटर में। अब हाई साइज की वजह से ये लोन पेयर है, इसके लोन पेयर, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास ज़्यादा है? नाइट्रोजन के पास ज़्यादा है, क्योंकि साइज क्या है? काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है यहाँ, ठीक है? और ये बिस्मिथ। अब नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो कम एरिया के अंदर है, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के पास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कम एरिया के अंदर है। बट यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा एरिया के अंदर है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होगी। और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? हाई। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली डोनेट करेगा, यानी लोन पेयर को इजीली डोनेट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो गया, जिस वजह से ये लोन पेयर इजीली डोनेट कर देता है। तो बेस्ट डोनर कौन है लोन पेयर का? NH3 है इसके अंदर। क्या रीजन है? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिस वजह से वो क्या करता है? लोन पेयर को जल्दी रिपेल कर देता है या जल्दी डोनेट कर देता है दूसरे को। तो इस वजह से ये बेसिक करैक्टर सबसे हाई है। तो डाउन दी ग्रुप जाओगे यानी इस फॉर्म में, तो बेसिक करैक्टर क्या करेगा? लेस हो जाता है, बेसिक करैक्टर डिक्रीज करेगा भाई। रीजन क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन आएगा इसके ऊपर,
ठीक है ना। यहाँ हाई साइज है जिस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है, और यहाँ लेस साइज है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जिस वजह से लोन पेयर को ईजिली रिपेल कर देता है। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, यानी बॉन्ड एंगल कैसे आया था। तो बॉन्ड एंगल भी इसी के अंदर लिख लेते हैं हम, ठीक है ना। तो पहले हमने किया था फर्स्ट पॉइंट बॉन्ड एंगल ही बना लेते हैं। तो बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगा। अभी ये मैंने डाउन द ग्रुप के लिए रिप्रेजेंट किया है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा नीचे जाते टाइम, ठीक है ना। ये निशान कर लेते हैं डाउन द ग्रुप, ये मैंने डिक्रीज होगा। ओके, तो सेकंड हमने किया है बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप, यानी इस वे से जाएंगे, ग्रुप जीपी, GROUP होता है, मैंने शॉर्टकट लिख दिया। तो ये भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, अब थर्ड कर लेते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड में, ठीक है ना, या जिसको हम बोल देते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। बुक के अंदर इसको लिखा जाता है थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है ना। तो थर्मल स्टेबिलिटी थर्ड पॉइंट। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, यानी जैसे आप हीट देते हो तो हीट देने के बाद कौन जल्दी ब्रेक होगा, तो जो जल्दी ब्रेक होगा वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। यानी हाइड्रोजन की डोनेशन देख लो इसके अंदर, जैसे आपके पास NH3 है, तो जैसे मैं हीट दूंगा तो इसके अंदर से क्या होगा, H इजीली रिमूव हो जाता है, या रिमूव होगा या ना होगा। जिसमें इजीली रिमूव हो जाता है H, इसका मतलब वो लेस स्टेबल है, और जिसके अंदर H लेट डिकम्पोज होगा या टूटेगा, इसका मतलब वो क्या होगा, हाई स्टेबल होता है। अब देखो NH3 क्या है, स्मॉल साइज का, यानी नाइट्रोजन स्मॉल साइज है, इसके साथ H अटैच है। और यहाँ क्या है भाई, देखो बिस्मिथ है लास्ट वाला, तो इसका साइज क्या है, काफ़ी ज़्यादा हाई, जिस वजह से बॉन्ड वीक हो गए, ठीक है ना। ये H और ये क्या H, तो ईजिली H कहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से, क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सबसे वीक होती है, यानी BI और H के बीच में, बिस्मिथ और H के बीच में बॉन्ड लेंथ हाई है, हाई साइज की वजह से, और ये बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाता है, यानी थर्मली ये लेस स्टेबल होगा भाई। और ये क्या है, मोर स्टेबल, क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ क्या है, शॉर्ट यानी स्मॉल है। जहाँ बॉन्ड लेंथ स्मॉल होती है तो वो बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ स्ट्रॉन्ग होती है। बट ये साइज ज़्यादा होने की वजह से वीक बॉन्ड है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, यहाँ वीक है, जिस वजह से थर्मली ये क्या है, अनस्टेबल है। जैसे आप हीट देते हो तो इसमें से H ईजिली रिमूव हो जाता है। तो डाउन द ग्रुप सेम थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी भाई, ठीक है ना। तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इसमें भी क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। तो तीनों के सब हमारे पास क्या है, डिक्रीज करने के आए। तो फोर्थ कर लेते हैं हम रिड्यूसिंग करैक्टर। क्या होता है रिड्यूसिंग करैक्टर, किसी चीज़ को रिड्यूस करना। तो रिड्यूसिंग करैक्टर क्या होता है, H पॉजिटिव का लॉस, यही होता है ना। H पॉजिटिव का निकालना क्या होता है, रिड्यूसिंग करैक्टर। अब जो जितना जल्दी H पॉजिटिव देगा उसका रिड्यूसिंग करैक्टर उतना अच्छा होता है। अब इनमें से देखो भाई, रिड्यूसिंग करैक्टर किसका अच्छा होता है, वो बेस है H3 का, यानी BiH3, क्योंकि यहाँ साइज ज़्यादा है और साइज ज़्यादा होने की वजह से H पॉजिटिव ईजिली दे देता है। तो इसका मतलब सबसे हाई रिड्यूसिंग करैक्टर किसका होगा, इसका होगा। तो डाउन द ग्रुप मूव करोगे, रिड्यूसिंग करैक्टर इंक्रीज करेगा, तो ये प्रॉपर्टी आएगी आपकी, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो रिड्यूसिंग करैक्टर क्या होता है, H पॉजिटिव का लॉस करना, यानी H का डोनेशन। तो H कौन डोनेट करेगा, जिसके अंदर बॉन्ड वीक हो गए। बॉन्ड किसके अंदर वीक होते हैं, जिसका साइज ज़्यादा होगा। तो BiH3 का साइज ज़्यादा होता है, इस वजह से यहाँ H पॉजिटिव ईजिली डोनेट किया जा सकता है, ये ईजिली डोनेट कर देगा जैसे हीट देंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्या है, अनस्टेबल था, और H यहाँ से ईजिली चला जाता है, जिस वजह से रिड्यूसिंग करैक्टर डाउन द ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा इसके अंदर। ओके, तो नेक्स्ट कर लेते हैं हम फिफ्थ प्रॉपर्टी, लेते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड। तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15। तो हाइड्राइड क्या थे, देखो NH3, PH3, ASH3 और SBH3 और Bi। देखो बाकी करैक्टरिस्टिक तो बड़ी इजी थी, बट इसमें काफ़ी
दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, या काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टिव पॉइंट है ये। अब देखो इसके अंदर, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? वंडरवाल फोर्स के ऊपर, यानी साइज के ऊपर। अब डाउन द ग्रुप आप जैसे जाओगे तो आपको ऐसे लगता है साइज इंक्रीज करेगा, तो साइज इंक्रीज करेगा तो इसका मीनिंग क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, यानी डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है किसका? हाइड्राइड का। बट इसमें एक्सेप्शनल केस आएगा। देखो जैसे NH3 है तो इसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, H बॉन्डिंग। तो H बॉन्डिंग वंडरवाल फोर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसका मतलब ये क्या करेगा? थोड़ी दिक्कत क्रिएट करेगा इसके अंदर। अब देखो जैसे सबसे पहले लिख लेता हूँ मैं PH3, उसके बाद ASH3, यानी जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, तो सबसे लेस होगा PH3 का, फॉस्फोरस का, ठीक है ना। उसके बाद ASH3 का, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो जैसे ये आता है इसमें H बॉन्डिंग है। वैसे तो आपको ऐसे लगता है कि NH3 का लेस बॉइलिंग पॉइंट होगा, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि इसके अंदर H बॉन्डिंग आ जाती है। और जैसे आप डाउन द ग्रुप है तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, जिस वजह से इसके बीच में लाई करेगा अब यहाँ। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा आपका? देखो NH3, उसके बाद आता है SbH3, और उसके बाद आता है आपका BiH3। तो ये रहेगा आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ठीक है। तो याद रखना, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका बॉइलिंग पॉइंट इनके बीच में लाई करता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज करेगी जिस वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा? इसका इंक्रीज कर जाता है। अब डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा, वो बेस है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा? इंक्रीज ड्यू टू वंडरवाल फोर्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो इन सभी की वंडरवाल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होती है भाई। बट यहाँ क्या देखो, अब माइंड में ये आता है आपके, ये NH3 यहाँ क्यों नहीं आया बॉइलिंग पॉइंट में, यानी सबसे हाई क्यों नहीं आया? क्योंकि ये सभी क्या आ जाते हैं नीचे जाते जाते, ये क्या है? मेटल है, यानी मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब मेटेलिक बॉन्डिंग आएगी, और मेटेलिक बॉन्डिंग के अंदर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई चला जाता है भाई। तो जिस वजह से ये बीच में लाई करेगा। ओके, तो बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट पे। तो मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रक्चर पे, पैकिंग एफिशिएंसी पे, और इंटरेक्शन के बीच में। तो देखो अब मेल्टिंग पॉइंट, तो ये ऑर्डर था बॉइलिंग पॉइंट के लिए, तो उसी तरह कर लेते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। तो सेम डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा, तो जिस वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। बट इसमें भी एक्सेप्शन बनेगा। इसमें क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिस वजह से अब थोड़ा चेंज कर जाता है। देखो ऑर्डर, अब ये क्या करेगा? यहाँ से यहाँ लाई कर जाता है इसके अंदर। थोड़ा माइंड में लर्न करना इसको। देखो मेल्टिंग पॉइंट PH3 का सबसे लेस, इसका हाई, उसके बाद ये हाई चला जाता फिर NH3, ठीक है। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी में भी आता है। तो ये क्या रहेगा इसका? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन किसने क्रिएट की? NH3 ने। तो NH3 क्यों क्रिएट करता है? ड्यू टू H बॉन्डिंग की वजह से। ओके, तो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक कर लेते हैं, या लास्ट प्रॉपर्टी कर लेते हैं हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी, यानी हाइड्राइड की। अब देखो ये सोल्युबिलिटी आती है लास्ट, यानी वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो सोल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? NH3 की, क्योंकि NH3 के अंदर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो H बॉन्डिंग की वजह से ये हाइड्राइड वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा, और बाकी सभी, यानी बाकी जितने भी बजाते हैं, यानी इनके हाइड्राइड, तो इनके हाइड्राइड क्या होंगे? वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं। तो ये इनसोल्यूबल होंगे, ठीक है। तो ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं, और NH3 वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा ड्यू टू H बॉन्डिंग की वजह से। नाउ रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली विद हैलोजन। तो जैसे हैलोजन से नाइट्रोजन फैमिली रिएक्शन करेगी तो क्या फॉर्मेशन देती है? हलाइड की फॉर्मेशन देगी, यानी फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाओगे, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन के साथ। बट सभी के सभी क्या होते हैं? मैक्सिमम अनस्टेबल प्रोडक्ट बनते हैं। तो हमारे सिलेबस में क्लोरीन है, यानी क्लोरीन के प्रोडक्ट से ही क्वेश्चन आता है, तो उसको स्टडी करेंगे हम। अब देखो कुछ पॉइंट, जो नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? अनस्टेबल हो गए, ठीक है ना। बस किसको छोड़ गए? NF3 को। NF3 क्या होता है? स्टेबल। स्टेबल क्यों होगा? क्योंकि नाइट्रोजन का भी स्मॉल साइज होता है और फ्लोरीन का भी क्या होता है? स्मॉल। अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज होता है इनका, तो इस वजह से ये क्या होते हैं? स्टेबल हैं।
तो बाकी सारे के सारे क्या होंगे भाई, नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड अनस्टेबल होते हैं। जैसे NCl3, NBr3, Ni3, वो सारे क्या होंगे, अनस्टेबल होते हैं भाई। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन कर लेते हैं बॉन्ड एंगल के ऊपर, जैसे PF3, PCl3, PBr3 और PI3। तो बताओ इसके अंदर बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, इस साइड अगर आप मूव करते हो तो बॉन्ड एंगल पे क्या इफेक्ट रहेगा। जैसे आप डायग्राम ड्रा करो, स्ट्रक्चर ड्रा करो इनकी, तो ये रहेगी स्ट्रक्चर इनकी, ऊपर एक लोन पेयर, उसी तरह यहाँ भी सेम एक लोन पेयर, बट आयोडीन का साइज ज़्यादा है तो ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो अब देखो भाई, अब देखो लोन पेयर नज़दीक लाई करता है, यानी लोन पेयर की स्ट्रक्चर दोनों में सेम है, फॉस्फोरस का साइज दोनों में क्या होगा, सेम। तो लोन पेयर क्या करेगा, अब इसका स्मॉल साइज है तो यहाँ इफेक्ट अप्लाई करेगा, और ये सेम यहाँ इफेक्ट अप्लाई करेगा। अब देखो तो इस केस में ये लोन पेयर यहाँ नज़दीक रिपल्सन क्रिएट करेगा, इस केस में तो दूर रिपल्सन क्रिएट करेगा, और इस केस में क्या करता है, नज़दीक रिपल्सन क्रिएट करेगा। यानी यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर के ऊपर रिपल्सन क्रिएट करेगा, यहाँ भी लोन पेयर किसके ऊपर रिपल्सन क्रिएट करेगा, बॉन्ड पेयर के ऊपर। अब यहाँ लोन पेयर स्मॉल साइज का है क्योंकि फॉस्फोरस स्मॉल साइज का है, बट बॉन्ड पेयर भी क्या आपका स्मॉल साइज है, जिस वजह से रिपल्सन क्या होगी, यहाँ हाई रिपल्सन आएगी और एंगल क्या आएगा, स्मॉल। बट यहाँ क्या होगी, रिपल्सन क्या होगी, देखो भाई बॉन्ड पेयर हाई साइज का है, लोन पेयर स्मॉल साइज का है, जिस वजह से रिपल्सन क्या आएगी, लेस आएगी। तो यहाँ बॉन्ड एंगल हाई होगा और यहाँ बॉन्ड एंगल क्या होगा, लेस आता है। तो इस साइड मूव करोगे बॉन्ड एंगल क्या करेगा, इंक्रीज करता है भैया। ठीक है ना। तो इसका भी रीजन क्या आएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के ऊपर आता है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन यहाँ क्या होगी, हाई होगी, बॉन्ड एंगल लेस आएगा, और यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या होती है, लेस है, तो बॉन्ड एंगल क्या आएगा, यहाँ हाई आ जाता है। ओके, तो अब रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन फैमिली की रिएक्शन कर लेते हैं क्लोरीन के साथ, जिसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं भाई। अब देखो तो नाइट्रोजन फैमिली आपके पास क्या है, तो ये +3, यानी इसके जो कंपाउंड है वो किस में एग्जिस्ट करते हैं, +3 +5 ऑक्सीडेस्ट स्टेट के अंदर नॉर्मली। अब देखो जैसे मैं रिएक्शन करवा देता हूँ क्लोरीन के साथ, पहले हम ड्रा कर लेते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। तो क्या आएगा इसमें, +3 के अंदर NCl3, PCl3, ESCl3, ये आएगा SbCl3, और ये आएगा आपका BiCl3। ठीक है ना, सभी एग्जिस्ट करते हैं। अब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर देखो NCl5, बट ये एग्जिस्ट नहीं करेगा भाई। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी आता है, हम डिस्कस करेंगे। ये आएगा PCl5 एग्जिस्ट करता है, ESCl5 एग्जिस्ट करेगा, SbCl5 एग्जिस्ट करेगा, बट BiCl5 ये भी एग्जिस्ट नहीं करता ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा भाई NCl5, क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसका स्मॉल साइज होता है और इसके पास कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो जिस वजह से Cl5 नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है इसके पास। इसके अंदर क्या है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट जो 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी एस के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो अट्रैक्ट होते हैं न्यूक्लियस की तरफ, तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इस वजह से ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन एक इसका कंपाउंड एग्जिस्ट करता है कुछ टाइम के लिए, बट होता है अनस्टेबल। वो क्या होगा, देखो भी FCl BiF5, क्योंकि ये स्मॉल साइज है लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है भी। कुछ टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगा बट अनस्टेबल कंपाउंड होता है, बाकी ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इनकी आपको ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर अच्छी तरह पता हो, तो ये आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट कर लेते हैं इनके हाइड्रोलाइसिस, यानी ये जो लाइसिस ऑफ हलाइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, यानी हलाइड ट्राई हलाइड होंगे या फिर पेंटा हलाइड होते हैं अभी। अब जैसे आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आपके पास कुछ प्रोडक्ट आते हैं अभी, तो जनरली एग्जाम में वो प्रोडक्ट पूछे जाते हैं, MCQ या फिर रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं अभी। अब देखो जनरली होता क्या है कि जैसे ही आप किसी भी हलाइड की रिएक्शन करवाते हो वाटर के साथ, यानी हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, तो आपके पास हमेशा आता क्या है, जैसे आपके पास जो प्रोडक्ट साइड है, तो प्रोडक्ट साइड क्या होगी, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यानी एसिड आएगा जो आपके पास,
उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगी, यानी एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगी जो रिएक्टेंट साइड है, ठीक है ना। तो आप कैसे याद रखोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रिएक्टेंट साइड और दूसरी साइड प्रोडक्ट साइड क्या बनेगा आपके पास, एसिड बनेगा, और उस एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, सेम। तो एक ट्रिक रहेगी याद करने की। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, जितने भी आप हाइड्रोलाइसिस करवाओगे 90% केस के अंदर, तो क्या याद रखोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट किस साइड, यानी लेफ्ट साइड किसके इक्वल होगी, वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो राइट साइड होगा वहाँ एक एसिड बनेगा और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, सेम रहेगी भाई, ठीक है ना। इस साइड एसिड बनेगा हमेशा प्रोडक्ट साइड। बट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे नाइट्रोजन के केस में, ठीक है ना। उससे अलावा आपका जो Sb यानी एंटीमनी के केस में और बिस्मिथ के केस में, तो 3 केस में एक्सेप्शन रहेगा। उसको याद रखने की ट्रिक मैं बता देता हूँ आप कैसे याद करना। और बाकी सभी हाइड्रोलाइसिस के अंदर आपने क्या देखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी जो प्रोडक्ट साइड होगा वहाँ जो एसिड बनेगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगी रिएक्टेंट साइड की। देखो कैसे, अब जैसे पहले NCl3 या SbCl3 BiCl3 को देख लो। जैसे आपके पास क्या है, नेहा, पूजा, याद नहीं करना, आशा, इसको याद नहीं करना। उसके बाद आएगी सब लगाती बिंदी, यानी Sb और Bi, इन तीनों केस में, यानी नेहा सब बिंदी, ठीक है ना, नेहा सब बिंदी, यानी या ऐसे याद करो, नेहा सबकी प्यारी, ओके, OCl, यानी जो प्रोडक्ट आएगा ना इनके साथ हाइड्रोलाइसिस, उसमें क्या होगा, OCl मिलेगा आपको, OCl लगाना पड़ेगा। तो कैसे याद रख सकते हो आप, नेहा सबकी प्यारी, यानी नेहा सबकी बिंदी, बिंदी मतलब प्यारी, ओके, OCl, ऐसे याद कर लो इसको। अब देखो सबसे पहले NaCl3 H2 के साथ रिएक्शन करेगा तो HOCl बनेगा भाई इसके अंदर, यानी एसिड होगा HOCl, H पॉजिटिव होगा, OCl के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, OCl कंप्लीट, और NH3 रिलीज कर देता है, ठीक है। थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। उसी तरह Sb, तो मैंने पहले बोला है इसके अंदर तीनों के अंदर आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। SbCl2 को जैसे वाटर के साथ रिएक्शन करोगे Sb एज इट इज आएगा और ये SbOCl होगा। उसी तरह BeCl3 है तो क्या आएगा आपके पास, BiOCl आएगा, ठीक है ना, OCl। तो नाइट्रोजन, एंटीमनी और बिस्मिथ के अंदर आप क्या याद रखोगे, OCl लगाना है पीछे, हमेशा ये प्रोडक्ट पूछा जाता है आपसे, ठीक है। इसमें अमोनिया गैस रिलीज होगी, इसमें HCl, इसमें भी HCl होगा। बट बाकी जितनी भी रिएक्शन होगी किसी भी फैमिली के अंदर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सभी के अंदर, वो रिएक्शन आप क्या याद करोगे, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे PCl3 है उसकी रिएक्शन करवाते हो वाटर के साथ, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, देखो ये -3, तो ये +3 के अंदर एग्जिस्ट करेगा, तो +3 है। अब उसकी साइड एसिड बनेगा, तो जैसे भी कोई एसिड हो, 2 एसिड होते हैं आपके पास, या तो H3PO4 होगा या फिर H3PO3 होगा भाई, ये 2 तरह के एसिड आते हैं फॉस्फोरस के। अब एसिड देखो H3PO3, अब इसकी देखो ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहाँ भी कितनी होगी, +3, HCl रिलीज करेगा साथ में। उसके बाद आपके पास पेंडिंग क्या था, AsCl3, आर्सेनिक का क्लोराइड था, तो क्या रहेगा, H एज इट इज, बस बीच में क्या आ जाएगा, आर्सेनिक आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी 3, तो आर्सेनिक का क्या ये एसिड होगा, ठीक है ना, HCl। तो सभी के अंदर ऐसे ही प्रोड्यूस होगा। अब जैसे आप BCl3 है उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो BCl के साथ एसिड क्या तैयार होगा, H3BO3 होगा सेम, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या। अब देखो क्लोरीन 3 माइनस, तो ये +3, तो यहाँ भी क्या आएगा, +3 के अंदर आएगा, ओके। उसी तरह मान लो आपके पास PCl5 है, तो PCl5 को वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे, अब PCl क्या -5, तो ये क्या होगा, +5, यानी फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, तो ये भी क्या होगा आपका, यहाँ देखो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आता है, H3PO4, यानी हाइड्रोजन +3, ऑक्सीजन क्या होगा -8, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है ना, 1 के ऊपर -2 × 4, तो 8, -8 +3 कितना आएगा, +5। तो मेरा कहने का मीनिंग क्या था, अगर जैसे भी आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हो कभी, ठीक है ना, किसी भी हलाइड की या किसी की भी, तो उसके लिए रूल क्या होता है, देखो जो रिएक्टेंट साइड है और दूसरी साइड क्या होगा, प्रोडक्ट साइड है, तो प्रोडक्ट साइड क्या आएगा, हमेशा आपके पास एसिड की फॉर्मेशन होती है भाई, एसिड आएगा। अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ है, ठीक है ना, जिसका भी हलाइड होगा,
सेम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ होगी उसकी हैलाइड की, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। अगर यहाँ +3 के अंदर है तो यहाँ भी वो +3 के अंदर आएगा। अगर ये +5 है तो यहाँ भी +5 के अंदर वो एग्जिस्ट करेगा।